हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। जैसा जानते होंगे इसके शेयर में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो जानेंगे कि अभी मौका बन रहा है या और शेयर में गिरावट हो सकती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में, फिर जानेंगे फंडामेंटल और रिजल्ट के बारे में। तो जैसा आप काम जानते ही होंगे नाम से कि टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है जो कि जमशेद झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और इसका मुख्यालय देखा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और यह भी जानते होंगे कि टाटा समूह का ये एक हिस्सा है। और इसका पुराना नाम देखा जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के रूप में यह कंपनी जानी जाती थी। टाटा स्टील देखें तो 34 मिलियन टन की वार्षिक कच्चे इस्पात क्षमता के साथ दुनिया की शीर्ष इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक है। और देखा जाए तो स्टील अथॉरिटी के बाद 13 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और इसके साथ ही देखें तो टाटा स्टील भारत, नीदरलैंड और यूके में प्रमुख संचालन के साथ साथ यह कंपनी 26 देशों में भी काम करती है। और देखा जाए तो लगभग 80,500 यानी 80,500 लोगों को लगभग रोजगार देती है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। 2007 में टाटा स्टील ने यूके स्थित स्टील निर्माता कोरस का भी अधिग्रहण किया था। और 2014 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की दुनिया के सबसे बड़े निगमों की रैंकिंग में अगर इसका स्थान देखा जाए तो 486वां स्थान इसको मिला था। और ब्रांड फाइनेंस के अनुसार यह 2013 का सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड था। देखा जाए तो टाटा स्टील के राष्ट्रीयकरण का भी प्रयास कई बार हुआ। जैसे देखा जाए तो 1971 और 1979 में भी कंपनी के राष्ट्रीयकरण के 2 बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन दोनों बार असफल रहे हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल ने राष्ट्रीयकरण की कोशिश की थी। और देखा जाए तो 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीयकरण की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार असफल रहा है। कारण वही रहा है कि जो यूनियन लोग हैं उन्होंने विरोध किया और सरकार को धमकी भी दी। और देखा जाए तो 1990 में कंपनी ने विस्तार करना शुरू किया और न्यूयॉर्क में अपनी सहायक कंपनी टाटा इंक की भी स्थापना की। और कंपनी ने 2005 में अपना नाम टिस्को बदलकर टाटा स्टील लिमिटेड रख लिया। टाटा स्टील मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, लिफ्टिंग और खुदाई, ऊर्जा और बिजली, एयरोस्पेस, जहाज निर्माण, रेल और रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। टाटा स्टील के गिरने का कारण तो आप जानते ही होंगे कि इसके जो रिजल्ट में काफ़ी गिरावट आई है। हम टोटल इनकम की बात कर लें और चाहे नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो दोनों में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण ये शेयर गिर रहा है। बाकी कंपनी देखते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब चलिए जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी। देखते हैं फंडामेंटल में तो कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1,30,680 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं तो स्टॉक का पी 7.40 है और इंडस्ट्री का पी 9.87 है, यानी ये शेयर थोड़ा सा सस्ता हो गया है अगर पी वाइज देखा जाए तो, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। ROC देखते हैं तो 1.5 है। वहीं ROE देखते हैं तो 42.4 है, यानी ROE भी बहुत बढ़िया। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, 87,516 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा। और वहीं देखते हैं तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग जैसे देख रहे हैं 33.9% है, जिसमें से प्लेज परसेंटेज 1.55% है। तो प्लेज को ज़्यादा शेयर नहीं रखे हुए हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो भी देखते हैं तो लगभग 34,428 करोड़ का कंपनी के पास नगद कैश है। तो अगर ये कैश से भी अपना कर्जा चुकाना चाहे तो फिर भी लगभग देखते हैं तो 50,000 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा बचेगा, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और डिविडेंड भी देखते हैं तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, 7.44% का कंपनी डिविडेंड देती है। और देख ले रहे हैं अब हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट रहा, जैसा हम देख ले रहे हैं जो नेट सेल्स 2014 में देखते हैं तो 48,614 करोड़ का नेट सेल्स हुआ था, जो कि 2022 में देखें बढ़कर 2,43,959 करोड़ हो गया। यानी नेट सेल्स साल दर साल किस तरीके से बढ़ रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर 2014 की बात करते हैं हम तो 3,665 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, वो भी 2014 में। और वहीं अगर देखते हैं 2022 की बात करते हैं तो 2022 में देखते हैं तो 50,227 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और जैसे Q3 का रिजल्ट आया था तो हमने वीडियो बनाकर डाल दिया था, तो मैं अब Q3 का रिजल्ट इसमें यहाँ नहीं ऐड करूँगा क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
बात करते तो 2015 में देखते हैं तो कंपनी के पास 80,701 करोड़ का कर्जा था, और जो कि बढ़कर 2020 की बात करें तो 1,16,328 करोड़ का कर्जा हुआ, जो कि 2021 में कंपनी ने कम किया कर्जा, 88,501 करोड़ का कर्जा बचा। 2022 में देखें तो थोड़ा सा और कंपनी ने कर्ज कम किया है, 75,561 करोड़ का। लेकिन सितंबर 2022 में फिर से कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया, 87,516 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन देखते हैं तो 107 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, और आज ही के दिन देखते हैं तो 2.25% जैसा कंपनी ने जंप मार दिया, और हाई देखते हैं तो हाई लगभग 150-55 के आसपास गया है। तो देखे ले रहे अभी भी ये शेयर हमें लगभग 30% के आसपास, 30 से 35% डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर ये और गिरावट में आपको शेयर मिल रहा है तो आप इसे खरीद के लंबे समय के लिए रख सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी भी ये करेक्ट वैल्यू में शेयर मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो लगभग 33% जैसी प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 21.87%, और म्यूचुअल फंड वालों ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 8.18% जैसी हिस्सेदारी कर ली है। वहीं इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं 10.02% जैसी इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी है। डीआईआई देखते हैं तो डीआईआई 2.31%, हम जैसे रिटेल भाई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 23.72%। यानी कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, तभी एफआईआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनियाँ इतना सारा इन्वेस्ट किए हुए हैं। बाकी फ्यूचर आप जानते ही होंगे कि फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने स्वयं का एनालिसिस करके किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। और अगर ये हमारा वीडियो आपको 1% भी पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।